परीक्षा के अंतिम दिनों में आप सभी का स्वागत है। बचे हुए 10 दिनों का आप सभी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आज हम इस बचे हुए एक्ट की सभी धाराओं को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक्ट 2001 आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 70% वेटेज जो है वो इसी का रहेगा। बाकी आप ये मान सकते हैं कि 20% वेटेज आपका 2003 से रहेगा और बाकी का जो 10% है वो किससे आएगा? स्ट्रक्चर से। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12। धारा 78 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इस चैप्टर का नाम है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओके, क्या पढ़ेंगे हम? लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए, एक लॉजिक है। जिन्होंने एमसीक्यू पढ़े वो ज़रूरी नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस जो है सारे सॉल्व कर लें, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े ये बहुत कहना सही होगा कि वो कोई भी एमसीक्यू को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना भी ज़रूरी होगा। तो आप बाकी की धाराएं तो पढ़ चुके हैं, अब हम धारा 79 से धारा 127 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना पढ़कर हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हुए पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। धारा नंबर 79, गिरवी रखने वालों के दिवालियेपन पर गिरवी से कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। वेरी सिंपल। यदि किसी ने कोई गिरवी रखा है और बाद में वो दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धारा नंबर 80, भूमि विकास बैंकों का पूर्व ऋणों का भुगतान करने का अधिकार। यदि किसी के पूर्व ऋण है, किसी ने लोन लिया है, देखिए यहाँ पर ऋणों से आशय है कोई मांग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऋण है इसका मतलब लोन नहीं है, इसका मतलब है मांग। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिसने भूमि विकास बैंक को अपनी भूमि दे रखी हो, तो ऐसे में क्या करेगा? वो भूमि विकास बैंक से क्या कर सकता है? मांग कर सकता है पेमेंट करने की। ये चीज़ इसमें बताई गई है। धारा नंबर 81, हिंदू संयुक्त परिवारों के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित बंधक। इस धारा में पर्टिकुलर किसके बारे में बताया गया है? हिंदू जो जॉइंट फैमिलीज हैं उनके बारे में बताया गया है कि यदि ये फैमिलीज कोई भी ऋण लेती है तो ऐसे में क्या होगा? इस परिवार का जो प्रत्येक सदस्य है, ठीक है, वो इसमें क्या होगा? बाध्यकारी होगा इसके संबंध में। यानी कि उससे संबंधित जो भी निर्देश है भूमि विकास बैंक के, इसके प्रत्येक सदस्य को उसका पालन यहाँ पर करना पड़ेगा। धारा नंबर 82, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि 1956 केंद्रीय अधिनियम, ठीक है। अब ये अधिनियम कौन सा है? हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो कलेक्टर है कोई आदेश पारित करता है, तो वो जो आदेश है उसके खिलाफ कहाँ पर अपील की जा सकती है? अपील राजस्व प्राधिकरण में। अब देखिए धारा नंबर 83, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर पट्टों पर क्या हो रहा है? प्रतिबंध हो रहा है। लीज पर प्रतिबंध है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति बैंक को क्या कर दी है? गिरवी रख दी है, तो ऐसे में वो उसको लीज पर नहीं दे सकता है। क्या करेगा? लीज पर नहीं दे सकता है यदि उसने गिरवी रख रखी है, क्योंकि अभी वो किसके अंडर में है? भूमि विकास बैंक के पास में है। अब देखिए धारा नंबर 84, भूमि विकास बैंक को धन प्राप्त करने और छुट्टी देने के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक टू रिसीव मनी एंड गिव डिस्चार्ज। तो इस धारा के अनुसार कोई भी भूमि विकास बैंक यदि गिरवी रखी गई वस्तु के एवज में क्या प्राप्त करना चाहता है? धन प्राप्त करना चाहता है, तो वो तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जबकि वो गिरवी रखने वाले को सूचित ना कर दे, ठीक है। तो जो बंधक है, जो गिरवी रखी गई चीज़ है, उसके बारे में किसको बताया जाएगा? गिरवी रखने वाले को बताया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य भूमि विकास बैंक के द्वारा या फिर ट्रस्टी द्वारा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भूमि विकास बैंक है उसे क्या करना पड़ेगा? गिरवी रखने वाले को सूचित करने के साथ साथ में जो राज्य भूमि विकास बैंक होता है, जो स्टेट में सिर्फ एक ही होता है, ओके, और जो ट्रस्टी होता है वो लोग भी उसे क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद ही ये उसके एवज में धन प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? भूमि विकास बैंक।
धारा नंबर 85, भूमि विकास बैंकों की शक्ति जहां गिरवी रखी गई संपत्ति नष्ट हो जाती है या अपर्याप्त हो जाती है, उसकी सुरक्षा यानी कि वो सुरक्षित नहीं रह पाती है, कुछ भी हो गया उसमें, जल गई, आग लग गई या डैमेज हो गई, किसी भी तरीके से क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, भाई जिसने भी गिरवी रखी है उसे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि वो विफल रहता है तो क्या होगा, ऐसे में उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। और यदि बैंक द्वारा उसे देय कोई ऋण है गिरवीदार को, तो उसे भी क्या समझा जाएगा, देय समझा जाएगा, क्योंकि उसने जो अपनी संपत्ति रखी थी गिरवी, वो तो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ऐसे में जो उसकी जो भी राशि बैंक के पास में है वो उसे अपने पास ही रख लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि वो बाकी राशि नहीं चुका पाता है तो उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी। धारा नंबर 86, गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने का भूमि विकास बैंक का अधिकार कहाँ कहाँ पे बनता है। देखिए, यदि धारा नंबर 89 जो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी उपधारा 3 के तहत कोई संपत्ति खरीदी गई है या फिर धारा 103 के तहत भूमि विकास को कोई संपत्ति क्या की गई है, ट्रांसफर की गई है, तो इन प्रॉपर्टीज पर क्या होगा, बेचने का अधिकार होगा भूमि विकास बैंक का। और नियम शर्तें कैसी होंगी, जो सरकार निर्धारित करे। ओके, अब धारा नंबर 86(2) देख लीजिए। फिलहाल लागू किसी भी कानून में कुछ भी शामिल नहीं हो, कृषि जोत की अधिकतम सीमा तय करने पर लागू होगा। और इसके तहत भूमि विकास बैंक क्या कर सकता है, भूमि को धारण कर सकता है। जब तक सरकार जो है नियम और शर्तें लागू नहीं करती है, निर्धारित नहीं करती है, तब तक भूमि विकास बैंक संपत्ति को अपने कब्जे में रख सकती है, अपने पास रख सकती है। तो धारा नंबर 87, भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण की वसूली। अब क्या होगा, यहाँ पर ऋण की वसूली होगी यदि कोई व्यक्ति ऋण देने में क्या करता है, आनाकानी करता है, समय पर नहीं देता है या फिर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या करेगा, बैंक ऋण की, लोन की वसूली करेगा। अब वसूली में क्या क्या लेगा, वो हमने बात की थी कल एमसीक्यूज वाली वीडियो में कि प्रिंसिपल होगा, ब्याज होगा और साथ ही साथ वसूली में जो भी खर्च हुआ है उसे भी वो वसूल करेगा, ठीक है। अब देखिए धारा नंबर 88, विचलित करने की शक्ति, पावर टू डिस्ट्रेन। यहाँ पर यदि भूमि विकास बैंक द्वारा किसी पर्सन को कोई लोन दिया जाता है और लोन की अवधि जो है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद बैंक द्वारा 3 महीने की अवधि और दी जाती है उसे, उसका नोटिस पीरियड होता है कि इतने समय के अंदर अंदर आप अपना ऋण का भुगतान क्या कर दीजिए, इसका भुगतान कर दीजिए। लेकिन फिर भी यदि वो भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर ऋण की वसूली होगी उसके, ठीक है। ऋण की वसूली तो होगी ही, अब कैसे होगी कि उसकी जो भूमि गिरवी रखी गई है, चाहे उसमें कोई भी फसल भी खड़ी हो तो भी वो क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ पर बेच सकते हैं। देखिए, अब आती है धारा नंबर 89, गिरवी रखी गई संपत्ति की क्या हो रही है, बिक्री हो रही है। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि संपत्ति गिरवी रख दी है, लोन ले लिया है, लेकिन अब लोन तो चुका ही नहीं पा रहे हैं। अब लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, उनकी जो संपत्ति होगी उसे भूमि विकास बैंक क्या कर देगा, सेल कर देगा। सेल करने के लिए क्या आयोजित करना पड़ेगा, उसको ऑक्शन आयोजित करना पड़ेगा। क्या होता है वो, नीलामी होती है। अब नीलामी के लिए क्या करेंगे, जो भी संपत्ति है वो जिस भी एक कोई सार्वजनिक जगह हो, कोई रिसोर्ट हो जहाँ पर बोली लगाई जा सके, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ सके, ऐसे बड़े स्थान पर वो क्या करेंगे, वहाँ पर नीलामी की व्यवस्था करवाएंगे। अब देखिए, नीलामी की जो कार्यवाही है वो कब तक नहीं हो सकती है, शक्ति का प्रयोग कब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि भूमि विकास बैंक को पहले अधिकृत नहीं किया गया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जो गिरवी जिसकी संपत्ति रखी गई है उसे क्या करना पड़ेगा, लिखित में पहले सूचना करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब उसको नोटिस दिया गया है उसके 3 महीने तक उसको क्या दिया जाएगा, उसका समय दिया जाएगा। यदि 3 महीने के अंदर भी जो गिरवीदार है वो विफल रहता है लोन को चुकाने में, तब वहां पर कार्यवाही की जाएगी, तब शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर धारा नंबर 89(2) में क्या बताया गया है कि यदि भूमि विकास बैंक कार्यवाही करने में विफल रहता है तो कौन आएगा बीच में, राज्य भूमि विकास बैंक आएगा, वो इसको निर्देश देगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, यदि राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसमें नेक्स्ट कौन आएगा, ट्रस्टी आएगा, तो ट्रस्टी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। धारा नंबर 89(3) में एक इम्पोर्टेंट बात की गई है कि यदि जो गिरवी रखी गई संपत्ति है
कोई भी असेट्स हैं, यदि उसका कोई खरीदार नहीं है, उसकी सेल तो की जाएगी, बिक्री की जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो लोन है उसकी भरपाई नहीं करवा पाया है गिरवीदार, तो ऐसे में क्या होगा, गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री की जाएगी, सेल की जाएगी, नीलामी की जाएगी। लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, खुद राज्य भूमि विकास बैंक इसको खरीद लेगा। ओके, संपत्ति को क्या कर लेगा, खरीद लेगा। अब देख लीजिए धारा नंबर 90, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिक्री की पुष्टि करनी पड़ेगी। यदि किसी गिरवी रखी गई संपत्ति की सेल हुई है, नीलामी हुई है, तो वहाँ पर उसका कन्फर्मेशन होना भी जरूरी है। देखो कन्फर्मेशन कौन करेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पे रजिस्ट्रार ही करेगा इसका कन्फर्मेशन। दूसरी बात, राज्य भूमि विकास बैंक जो है उसकी सहमति से क्या होगा, एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट में क्या होगा, जो बिक्री की गई है उसके क्या परिणाम रहे हैं वो उसमें मेंशन किए जाएंगे। देखिए धारा नंबर 92, संपत्ति की खरीद, वितरण और शीर्षक का प्रमाण पत्र। अब इसमें क्या होगा, एक जना संपत्ति को बेच रहा है और दूसरा जना क्या कर रहा है, संपत्ति को खरीद रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, खरीदी और जो बेची जा रही संपत्ति है उसका बकायदा क्या होगा, एक परफॉर्मा बनेगा, एक प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने इसको बेचा है, इसने इसको खरीदा है, इतनी तारीख को ये काम किया गया है, इतने रुपए में ये हुआ है समझौता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रमाण पत्र में लिखी जाएगी। यही बात धारा नंबर 92 में बताई गई है। समय कम होने से हम कुछ धाराओं को स्किप कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट धाराएं ही देख रहे हैं। ओके, तो आइए धारा नंबर 94 पर, इसमें कलेक्टर निश्चित अवधि में वसूली करे। कलेक्टर टू मेक रिकवरीज ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। अब देखिए यहाँ पे कलेक्टर साहब का क्या रोल रहता है। देखिए हमने अधिनियम 1956 पढ़ा था, राजस्व अधिनियम, ठीक है, उसी के अधीन ये चीज़ें यहाँ पर होती है। अब क्या होगा, जो भूमि विकास बैंक द्वारा जो राशियाँ वसूली की जानी थी उसमें जो है कुछ अवधि के लिए यहाँ पर कलेक्टर का भी रोल रहता है। अब यहाँ पर वसूली कैसे की जाती है, मानो कि वो क्या हो, भू राजस्व का बकाया हो, इस तरीके से यहाँ पर कलेक्टर सर के द्वारा वसूली की जाती है। धारा नंबर 95 इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि जो बिक्री होती है, नीलामी होती है, तो ऐसे में उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जो बैंक के अधिकारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं या इसके सदस्य हैं। कौन से बैंक की बात कर रहे हैं हम, भूमि विकास बैंक की। धारा नंबर 96, कतिपय हानियों को पूरा करने के लिए गारंटी निधि का प्रावधान। किसका प्रावधान, देखो यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है गारंटी निधि की। अब देखिए जब कोई व्यक्ति लेन देन का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो हो सकता है उसके अंदर कभी प्रॉफिट हो तो कभी लॉस हो। तो अब ये जो लॉस है उसकी भरपाई किस तरीके से होगी, जो भी प्रॉफिट होता है उसी के थ्रू होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब बैंकों को जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, उसका कुछ भाग ऐसी निधि में डालेंगे जिससे क्या हो, हानि की भरपाई की जा सके। अब हानि की भरपाई करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक गारंटी निधि बनाई गई है। क्या बनाई गई है, गारंटी निधि का प्रावधान किया गया है, ताकि जो हानि हो उसकी भरपाई करने के लिए लाभ का कुछ हिस्सा यहाँ पर डाल दिया जाए और प्रॉफिट से लॉस को मेंटेन कर लिया जाए। अब गारंटी निधि में पैसा कितना जमा करना है, लाभ का कितना हिस्सा उसमें डालना है, वो कौन तय करेगा, राज्य भूमि विकास बैंक तय करेगा और भूमि विकास बैंक तय करेगा। इन दोनों की साठगांठ से ये मामला तय होगा। धारा 98, देखिए बहुत सारी धाराओं को आप उसका टॉपिक पढ़ करके ही समझ सकते हैं। अंदर यदि आपके पास समय नहीं हो तो आप सिर्फ टॉपिक के माध्यम से उसका बात समझने की कोशिश करें। देखिए राज्य भूमि विकास बैंक की समिति की शक्ति, यहाँ पे समिति का मतलब है कमेटी, किसकी बात हो रही है, जो कमेटी बनती है उसकी बात हो रही है। तो उसकी क्या शक्ति होती है, और भूमि विकास बैंक का वो क्या कर सकती हैं, पर्यवेक्षण कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकती हैं, नियम बना सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के क्या हो रहा है, जो राज्य भूमि विकास बैंक है वो इसके अंडर में आने वाले जितने भी भूमि विकास बैंक होते हैं उनका समय समय पर क्या कर सकती है, उनका सुपरवाइजन कर सकती है, उनका पर्यवेक्षण कर सकती है और उनके लिए नियम भी बना सकती है। और जो कमेटी है उसको भी कई शक्तियां प्राप्त होती है भूमि विकास बैंक के पर्यवेक्षण करने के लिए। उदाहरण के लिए देख लीजिए,
कि जो राज्य भूमि विकास बैंक होता है उसकी कमेटी के पास में क्या शक्तियां होती हैं और वो किस तरीके से पर्यवेक्षण करते हैं। देखिए, बैंकों द्वारा जो रिटर्न होता है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए होता है, लेन देन वो देखते हैं, वहाँ पर खातों के निपटान के बारे में देखते हैं और बैंकों के ऋण के लिए जो आवेदन हुआ है बैंकों को उसके बारे में देखते हैं कि किसने ऋण लिया है, कैसे उसकी जांच की गई है। ठीक है, जो गिरवी रखने वाले जो लोग हैं उनसे प्राप्त धन के निवेश के लिए भी वो देखते हैं, जो वहाँ पर कर्मचारी सेवा दे रहे हैं उनकी शर्तों के लिए भी देखते हैं कि किस तरीके से इन कर्मचारियों को रखा जाए। ओके, और बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यक्रम, अब कार्यक्रम भी होते हैं वहाँ पे समय समय पर, ताकि क्या हो सके, लोगों को उनकी स्कीम के बारे में बताया जा सके, जागरूक किया जा सके कि बैंकों में ये योजनाएं चल रही है, आप इसका लाभ आकर के ले सकते हैं। तो इत्यादि प्रकार की गतिविधियों के बारे में जो राज्य भूमि विकास बैंक हैं वो भूमि विकास बैंक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, जिसका नाम है एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स एंड डिसीजंस। तो अवार्ड्स तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जो पुरस्कार होते हैं। डिक्रीज क्या होता है, ये भी एक प्रकार का आदेश ही होता है जिसके तहत सुनवाई की जाती है। उसके बाद होते हैं ऑर्डर और डिसीजंस। ऑर्डर भी आदेश होते हैं और डिसीजन यानी निर्णय की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए, धारा नंबर 99 में है प्रभार का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ चार्ज। इस धारा में जो रजिस्ट्रार होता है वो क्या करता है, जो वसूली जो भी की जाती है उसके संबंध में भुगतान का निर्देश देने वाला आदेश पारित करता है। तो इस तरीके से ये आदेश की बात हुई। धारा नंबर 100 क्या बताया गया है कि आदेशों का निष्पादन कैसे होता है। देखिए, यदि आदेशों का निष्पादन करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होना है, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है वो इस संबंध में क्या करेगा, प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। तो ऐसे में क्या समझा जाएगा कि इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो चुका है। और वो आदेश किस तरीके का समझा जाएगा, जैसे कि कोई सिविल कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया हो। और बात जब भूमि के बकाये की वसूली की आती है तब किसकी बात मानी जाती है, राजस्व कानून की। तो नियम और कायदे कानून किसके अप्लाई होते हैं, राजस्व कानून के। धारा नंबर 101 पुरस्कार या आदेश से पहले क्या हो रही है, संपत्ति की कुर्की हो रही है। अब ये देखिए, कुर्की क्या होता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कोई केस होता है, ठीक है, तो केस के आदेशानुसार पैसे या संपत्ति जो है कोर्ट को सुपुर्द करनी पड़ती है। और यदि वो कोई पैसे या संपत्ति जो है कोर्ट को नहीं दे तो ऐसे में क्या होगा, कोर्ट उसके खिलाफ आदेश जारी करता है। तो वो जो आदेश जारी होता है उसे ही क्या बोला जाता है, कुर्की बोला जाता है, अटैचमेंट बोला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, जो व्यक्ति देरी कर रहा है या बीच में बाधा डाल रहा है उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, आदेश किया जा सकता है। धारा 102 किससे संबंधित है, सरकार को देय राशि की वसूली से। अब देखिए, धारा नंबर 103 में क्या होता है, कोई ऐसी संपत्ति होती है जिसका हस्तांतरण, जिसे बेचा नहीं जा सकता है। संपत्ति का हस्तांतरण होता है जब क्या होता है, उसे सेल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो किसे किया जाता है, दूसरी अन्य सोसाइटी को कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उपधारा 1 के अनुसार तो किसे दिया जाता है, जो सोसाइटी होती है उसे हस्तांतरित कर दी जाती है ऐसी संपत्ति जो जिसे क्या नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। और 2 के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है जिसके लिए कलेक्टर की सहमति हो या न्यायालय की सहमति हो। तो ऐसे में उपधारा 2 के अधीन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पक्ष में भी इस संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है जिसे बेचा नहीं जा सकता। चलिए जल्दी से अध्याय नंबर 14 को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है अपील, संशोधन और समीक्षा। तो धारा नंबर 104 रजिस्ट्रार और राज्य सरकार से अपील टू द रजिस्ट्रार एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरली क्या करता है, कोई आदेश जो है वो पारित करता है, तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, राज्य सरकार को अपील की जा सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखने की है इसमें। इस तरह जिस मामले के खिलाफ अपील की जाती है, ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और रजिस्ट्रार होते हैं उसमें वो अपीलकर्ता को एक अवसर देते हैं सुनवाई का, ठीक है। उसकी बात भी रखी जाती है वहाँ पर कि उसने मामला दर्ज क्यों करवाया है। फिर क्या होता है, यदि उन्हें सही लगता है उनकी बात सुनने के बाद तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं।
यानी कि क्या किया जा सकता है, उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है जो आदेश दिया गया था रजिस्ट्रार के द्वारा। धारा नंबर 105 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको प्रीवियसली किसी धारा में पढ़ चुके हैं। कौन सी धारा में हमने ट्रिब्यूनल पढ़ा था, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो ट्रिब्यूनल के अंदर होता क्या है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि देखिए इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सहकारी सोसाइटी का कोई भी मामला होता है, कोई भी मुद्दा उठता है तो उसको सॉल्व कौन करता है, ट्रिब्यूनल करता है। जिस तरीके से हमारे संविधान में क्या होते हैं, न्यायालय बने हुए होते हैं न्याय करने के लिए, उसी तरीके से जो सहकारी सोसाइटी से संबंधित जो मामले होते हैं वो कौन सॉल्व करता है, ट्रिब्यूनल सॉल्व करता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अब जो अध्यक्ष होता है वो एक अधिकारी होता है, वो क्या होता है, उच्च न्यायिक सेवा जिला एवं सत्र रैंक के चयन ग्रेड के न्यायाधीश होते हैं। उसके अलावा जो ट्रिब्यूनल का एक सदस्य होता है वो क्या होगा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार होगा। और साथ ही जो अन्य दूसरा सदस्य है वो क्या होगा, एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होगा, एक लॉयर होगा। और उसे कितने साल का अनुभव होगा, कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होगा। और यदि बात की जाए ट्रिब्यूनल की शक्तियों की, तो ट्रिब्यूनल को कैसी शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि अपीलीय न्यायालय को प्राप्त होती है। अब ये जान लीजिए कि जो ट्रिब्यूनल जो आदेश देता है उसकी समीक्षा कब की जाती है, उसकी समीक्षा 90 दिनों के भीतर भीतर की जाएगी। याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा 90 दिनों के भीतर। नाउ धारा नंबर 107 देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है कि सरकार और रजिस्ट्रार के पुनरीक्षण की शक्ति क्या होगा, यहाँ पर पावर ऑफ रिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार और राज्य सरकार के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कौन है, अधिकारी होंगे, वो किसी शिकायतकर्ता की शिकायत पर क्या करेंगे, वहां पर जांच कर सकते हैं। और जांच के अकॉर्डिंग परिणाम पर क्या होगा, जो राज्य सरकार है और रजिस्ट्रार है वो उचित आदेश पारित कर सकते हैं जो वो उपयुक्त समझे। अब हम नए चैप्टर पर आ पहुंचे हैं, चैप्टर नंबर 15। समय की कमी होने से इन चैप्टर्स को हम डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे और शायद आप भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो अभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर नज़र डाल रहे हैं और बाकी इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम MCQ के माध्यम से और कवर कर लेंगे। अब देखिए धारा नंबर 108 में क्या बताया गया है, उससे पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपराध और दंड। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसे क्या दिया जाएगा, अपराध दिया जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। ये स्पेशल चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं हम। धारा नंबर 108, सहकारिता शब्द के दुरुपयोग पर रोक। क्या होगा, यदि कोई सहकारिता शब्द का दुरुपयोग कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तो उस पर क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। तो क्या होगा, कोई भी जो व्यक्ति है वो कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा सहकारी शब्द के नाम से। ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता है यदि वह सहकारी शब्द जो है अपने बिजनेस में यूज में लेता है। ओके, क्लियर। नाउ धारा नंबर 108(2) में ये बताया गया है कि यदि कोई इस शब्द का मिसयूज करता है तो ऐसे में क्या होगा, उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और उसका मिसयूज करने के बाद में उसको दंडित कर दिया है, उसके बाद भी वो उसको यूज करता जा रहा है, यानी कि निरंतर अपराध हो रहा है, तो ऐसे में प्रत्येक दिन के 100 रुपए उसके ऊपर लगते जाएंगे। तो सपोज 10 दिन हुए तो 1,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब देखिए धारा नंबर 109 उपधारा 1 के अंदर बहुत सारे अपराध बता रखे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी किस में आएगी, अपराध के अंदर आने वाली है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि सदस्य सोसाइटी के निधियों में निवेश करने में विफल रहता है। भाई यदि कोई रूल बना हुआ है कि इस पर्टिकुलर निधि में इतना % भाग आपको निवेश करना है लेकिन निवेश नहीं किया गया है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, धन एकत्रित कर रहा है, क्या कर रहा है, धन एकत्रित कर रहा है, लेकिन वो उसको ढंग से सोसाइटी में के फंड में वापस जमा नहीं करा पाता है। ठीक है, देखिए सपोज कोई एजेंट है और वो क्या करेगा, सोसाइटी के नाम से लोगों से सेविंग अकाउंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। अब पैसे तो उसके पास इकट्ठे हो गए हैं लेकिन टाइमली उसने आकर के सोसाइटी के जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको वो पैसे वापस नहीं लौटाए, समय पर नहीं लौटाए, या उसमें कुछ भी
व्यतिक्रम कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, वो अपराधी माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए धारा नंबर 109 दो की बात हो रही है। उदाहरण के अधीन अपराधी को दोष सिद्धि होने पर ये सब, ये जो धारा नंबर 109 दो है उसके अंदर यदि किसी का जो अपराध है वो सिद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है कि हाँ इसने कोई जुर्म किया है, इसने गलत काम किया है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर अपराध के लिए क्या है, दंड भी घोषित किया गया है कि कितना दंड उसको दिया जाना चाहिए। तो अभी हमने धारा नंबर 109 एक पढ़ी थी, उसके अंदर अलग अलग अपराध बताए गए थे, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर एक अपराध एस वाला देख लीजिए। यदि कोई सदस्य पदाधिकारी क्या करता है, भ्रष्ट आचरण करता है, यानी कि क्या करता है, घूसखोरी करता है, रिश्वत लेता है, तो ऐसे में उसके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा। आइए देखते हैं। जैसे ये खंड ए के लिए बताया गया है कि 6 माह तक का कारावास होगा या 25,000 रुपये का जुर्माना होगा या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो देखिए एस के लिए पर्टिकुलर हम देख लेते हैं। चलते हैं नीचे। देखिए ये जो पर्टिकुलर एस था, जिसमें क्या किया था, किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने भ्रष्ट आचरण किया था, तो उसको क्या होगा, 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है। ओके, और फिर क्या हो सकता है, 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है और ये भी। तो जिस तरीके से आप बस में यात्रा करते हैं और यदि आप टिकट नहीं लेते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपको इतने साल का कारावास हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ रूल्स जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग अपराध के लिए निर्धारित किए गए हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। धारा नंबर 110 में बताया गया है अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि जो भी अपराध हुए हैं उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरीके से निपटारा हो सकता है, क्या मामला न्यायालय में जा सकता है, कब जा सकता है, ये सारी चीजें अपराध के बारे में बताई गई है। तो चैप्टर नंबर 15 के खत्म होने के बाद हम आ चुके हैं एक्ट 2001 के अंतिम चैप्टर नंबर 16 पर। देखिए चैप्टर नंबर 16 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी सोसाइटी के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण अति आवश्यक होता है, ताकि क्या हो, उनको जो नए नए रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं, संशोधन के बाद जो नए नियम निकले हैं उनके बारे में उनको पूरा ज्ञान हो, ताकि वो सोसाइटी को सुचारू रूप से चला सके, आगे बढ़ा सके। तो आइए देखते हैं धारा नंबर 111 के अंदर बताया गया है सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में। क्वेश्चन छप सकता है कि भाई कौन सी धारा के अंदर सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है, दैट इज धारा नंबर 111। अब 111 एक के अंदर कर्मचारी और अधिकारी के लिए क्या व्यवस्था की गई है, शिक्षा और प्रशिक्षण की। दो में क्या व्यवस्था की गई है कि जो रजिस्ट्रार है या राज्य सहकारी संघ है वो क्या करेगा, इसके लिए योजनाएं तैयार करेगा, किसके लिए, शिक्षा के लिए और प्रशिक्षण के लिए। अब देखिए धारा नंबर 112 में क्या दिया हुआ है कि यदि सोसाइटी का कोई सदस्य है और उसका वो क्या हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, तो यदि सोसाइटी द्वारा उसे कोई राशि दे ही है तो उसका भुगतान वहां पर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। तो यदि ऐसे में उसका कहीं पे भी ऋण बकाया है तो उसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी, यहाँ से की जाएगी। देखिए धारा नंबर 113 है सदस्यों का पुस्तक आदि लेखन का अधिकार, यानी कि जो सदस्य होते हैं सोसाइटी के वो क्या कर सकते हैं, कोई भी पुस्तक होती है, संबंधित कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रलेख होते हैं किसके, सोसाइटी के, उसको वो कभी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए सोसाइटी का कोई सदस्य है, वो यदि कोई भी क्या चाहता है, कोई सूचना चाहता है तो ऐसे में 7 दिन के भीतर भीतर सोसाइटी उसे बता देगा। साथ ही उसे क्या करना पड़ेगा, बशर्ते फीस का संदाय भी करना पड़ेगा। मतलब जो भी सूचना उसे चाहिए होगी उसके एवज में उसे कुछ फीस का भुगतान, कुछ शुल्क का भुगतान सोसाइटी को करना पड़ेगा। धारा नंबर 114 क्या बोल रहा है कि सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों का प्रमाण। देखिए जो पुस्तकें सहकारी सोसाइटी की है उसके अंदर एंट्री डेली बेसिस पर होती है, तो जो एंट्री की जाती है वो किस काम आती है, कभी भी कोई विवाद हो जाए तो ऐसे में उसका उपयोग जो है वो एविडेंस के रूप में किया जा सके, यानी कि बतौर सबूत उसका यूज़ किया जा सकता है, ताकि इसीलिए वो पुस्तकें जो है मेंटेन की जाती हैं और उन पुस्तकों की जो प्रति है वो भी कहीं पर भेजी जा सकती है। देखिए धारा नंबर 114 में ये बताया गया है कि किसी भी अधिकारी को कोई भी न्यायालय जो है वो वहाँ पर बाध्य नहीं कर सकता है कि वो न्यायालय में उपस्थित हो, लेकिन कोई विशेष कारण हो तो ऐसे में वो अधिकारी वहाँ पर जा सकता है।
धारा नंबर 115 में किसके बारे में बताया गया है? सिविल कोर्ट की शक्तियों के बारे में, यानी कि कब कब रजिस्ट्रार को जो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट मिल जाती है। देखिए, कोई भी समिति का ऐसा कार्य जिसका पालन करना है रजिस्ट्रार को, या कोई मध्यस्थ है इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है, तो ऐसे में इनको ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन सी? कि उस पर्टिकुलर संबंधित व्यक्ति को वहाँ पर बुलाना, सम्मन जारी करना, ठीक है, उसका क्या करना? इंक्वायरी करना, टेस्ट करना। दूसरी बात, दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षा करना। तीसरी बात, शपथ पत्र से क्या करना? जो भी तथ्य वहाँ पे बताए गए हैं उसको सबूत द्वारा क्या करना? साबित कर देना। डी क्या है? सबूत की जांच के लिए कमीशन भी जारी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रार को यदि ये लगता है कि ये सबूत नकली हैं, झूठे हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? वहाँ पे इंक्वायरी भी बैठाई जा सकती है। आगे देखिए 115(2). देखिए 115(2) में ये बताया गया है कि यदि कोई शपथ पत्र होता है तो उस दशा में जो अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रार या मध्यस्थ जो भी निर्णय लेने वाले हैं उनको क्या दिला सकते हैं? शपथ दिला सकते हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि। समझ गए ना? धारा नंबर 116 क्या बता रहा है? कि जो रजिस्ट्रार हैं और अन्य अधिकारी हैं वो क्या हो सकते हैं? लोक सेवक कब बन सकते हैं? भाई ऐसे समय पे बन सकते हैं जब उन्हें क्या करना हो? ऑडिट करना हो या किसी भी तरह की इंक्वायरी करना हो, तो उन्हें क्या समझा जाएगा? ऐसे प्रशासक या मध्यस्थ को जिनको नियुक्त किया गया है ऑडिट करने के लिए, जांच करने के लिए, उन्हें समझा जाएगा लोक सेवक, यानी कि सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। देखिए धारा नंबर 117 में आता है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बार, यानी कि इनके अधिकार क्षेत्र में क्या चीज़ें नहीं आती है? बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो धारा 117 की उपधारा 1 में ये बताया गया है कि जो कोर्ट है वो समिति के रजिस्ट्रेशन के मामले में, या समिति को रिमूव करने के मामले में, हटाने के मामले में, या समिति के वाउंड अप के मामले में बीच में नहीं आ सकता है। कोई कार्यवाही, कोई अधिकारिता यहाँ पर न्यायालय की नहीं होती है। धारा नंबर 117(2) में कि यदि इस एक्ट के माध्यम से कोई भी आदेश या निर्णय पारित किया जाता है तो वह न्यायालय में जाने योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट धारा नंबर 118 कि यदि सहकारी सोसाइटी का कोई भी मुद्दा होता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है यहाँ पर, वो क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, परिणाम दे सकता है किसी भी मामले का। तो ये बस कुछ निर्धारित कार्यों के अलावा यहाँ पर कोई प्रैक्टिशनर या वकील या कोई भी जो है ऐसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ऑलरेडी वहाँ पर सोसाइटी की कमेटी है, सोसाइटी के ट्रिब्यूनल हैं, इनके अध्यक्ष हैं और बहुत जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कोई निर्धारित कार्य हो तभी कोई कानूनी प्रैक्टिशनर बाहर से आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं हो पाएगा। धारा नंबर 119 देख लीजिए, अधिनियम के तहत नोटिस की तामील। देखिए नोटिस जारी किस तरीके से किया जाता है कि जो नोटिस है उसे संबंधित व्यक्ति के पते पर तो भेजा ही जाएगा, पोस्ट के माध्यम से, जैसा भी भेजना है, ओके। तो और दूसरी बात यह है कि उसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा। देखिए धारा 120 में क्या कहा गया है कि यदि सोसाइटी का कोई अधिकारी होता है वो अधिनियमों में क्या कर लेता है, उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, विलम्ब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसे अमान्य घोषित कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए किसी भी सोसाइटी का अधिकारी किसी त्रुटि या विलम्ब के कारण उसकी नियुक्ति पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा। धारा नंबर 121 देख लीजिए जल्दी से, हानि से सुरक्षा, इंडेमनिटी। सद्भावना पूर्वक यदि कोई भी बात जो है वो सही चीज़ के लिए की गई है, अच्छे व्यवहार से की गई है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। नाउ एन इम्पोर्टेंट धारा, देखिए धारा नंबर 122 में क्या कहा गया है कि कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो सोसाइटी पर लागू नहीं होते हैं, जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 है, 2013 है, ये सोसाइटी पर लागू बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट हैं जो सोसाइटी पर लागू होते हैं और कौन से हैं जो नहीं होते हैं। तो इसका दूसरा देख लीजिए, राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम 1957, ये भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। कंपनी अधिनियम 1956, 2013, 1957, राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम। आगे देखिए धारा 122A, रिटर्न भरना, फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
देखिए कौन कौन से जो मामले हैं वो फाइल में मेंटेन किए जाएंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर भीतर क्या करना होगा, ये फाइल जो है वो करनी पड़ेगी। फर्स्ट देखिए किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट बनाना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी बातें कि वार्षिक रिपोर्ट बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, धन का सदुपयोग करना है, ठीक है, और कहाँ पर उसका उपयोग करना है उसकी योजना बनाएं, ठीक है, उसकी क्या स्कीम रहेगी, कैसे किस में इन्वेस्ट करने पर जो है सहकारी सोसाइटी को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर संशोधन की बात आती है, साधारण निकाय जो होती है उसकी बात आ रही है कि वो अगर इसकी कोई मीटिंग है तो उसकी पहले से क्या कर देना, घोषणा कर देना, अनाउंसमेंट करना, जरूरी जो सूचनाएं हैं वो देना। देखिए धारा नंबर 123 क्या कहती है कि नियम बनाने की शक्ति है, तो कोई भी रूल जब बनाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, अखबार में प्रकाशित किया जाता है। जो नामी गिरामी अखबार होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, उन्हें प्रकाशित किया जाना आवश्यक होता है। और यदि ऐसा लगता है कि वो जो रूल है तुरंत अप्लाई किए जाने हैं, क्या किए जाने हैं, तुरंत अप्लाई किए जाने वाले रूल होते हैं, तो ऐसे में यदि प्रकाशित ना करें तो भी चलेगा। आगे देखिए धारा नंबर 124, देखिए राज्य के बाहर समाज की शाखाएं आदि। अब क्या होता है, समाज यानी सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो सहकारी सोसाइटियां होती हैं उनकी शाखाएं कहाँ पर कार्य कर सकती हैं, आउट ऑफ स्टेट भी कार्य कर सकती है। देखिए कोई समिति अपना कारोबार स्थापित कर सकती है राजस्थान राज्य के बाहर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान राज्य के बाहर भी राजस्थान की सोसाइटियां काम करती है क्या, हाँ बिल्कुल करती है। देखिए यदि कोई सोसाइटी जो ऑलरेडी राजस्थान में है वो क्या कर रही है, अब दूसरे राज्य में भी अपना कारोबार स्थापित कर रही है, तो ऐसे में जो संशोधन की प्रमाणित प्रति होगी वो उसे रजिस्ट्रार को कितने माह के भीतर, 3 माह के भीतर भीतर जो है भिजवानी पड़ेगी। और ये रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो दूसरे राज्य का रजिस्ट्रार है जहाँ पर सोसाइटी स्थापित की गई है उन्हें भी ये जो प्रति है उसकी प्रस्तुत कर देंगे। देखिए आगे देखिए धारा नंबर 125 में क्या है, कतिपय प्रस्तावों को रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। अब जो प्रस्ताव है वो रद्द क्यों किए जाएंगे, यदि ऐसे प्रस्ताव, ऐसे संकल्प जो क्या हो, जिनके उद्देश्य जो सही नहीं लग रहे हों, रजिस्ट्रार की राय में ऐसे संकल्प हों, ऐसे प्रस्तावित हों जिनके अंदर जो उद्देश्य बताए गए हैं वो सोसाइटी के विरुद्ध हों, सोसाइटी के फेवर में नहीं हो, सोसाइटी से उसके द्वारा कमज़ोर वर्गों का उत्थान नहीं हो रहा हो, ठीक है, या फिर लोगों का, कृषकों का आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, तो ऐसे में रजिस्ट्रार को यदि कोई प्रस्ताव यूजलेस लगता है तो वो उसे क्या कर सकता है, खंडित भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या रद्द कर सकता है। देखिए धारा नंबर 126 में क्या दिया गया है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यानी कि जो सरकार है उसे वो अगर कोई नियम जो है उसे लागू करवाने में क्या हो रही हो, डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए 2 वर्ष के भीतर भीतर उसके बारे में चर्चा कर सकता है और आदेश द्वारा इसके निवारण की बात कर सकता है। लेकिन टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष, यानी कि कोई रूल जो है जारी हो चुका है और उसके बाद 2 वर्ष निकल चुके हैं तो सरकार उसके बाद कोई भी आदेश उससे संबंधित जारी नहीं कर सकती है, उसे 2 वर्ष के भीतर भीतर इस बारे में बात करनी होगी। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हमारी अंतिम धारा 127 पर, जिसमें निरसन और बचत की बात हो रही है। इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी नियम को कैंसिल कर दिया जाए तो तब तक उसको माना जाएगा, तब तक उसको अप्लाई कर किया जाएगा जब तक कि कार्यवाही द्वारा उसे कैंसिल ना कर दिया गया हो, मतलब उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के द्वारा आदेश में पारित ना कर दिया हो, तब तक उसके नियम को माना जाएगा। तो यहीं पर दी एंड होता है इस पिक्चर का। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 कंप्लीट होते हैं कंसेप्ट वाइज। अब हम इनको देखेंगे एमसीक्यूज़ के अंदर, बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी।